ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो चलिए शुरू करते हैं। So organizational behavior is a field of study devoted to understanding the behavior of individual and groups in an organization। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है कि किसी एक इंसान या ग्रुप का बिहेवियर अंडरस्टैंड करना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और अप्लाई करना उसकी नॉलेज ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल पाए। ये लिखा है ना, एंड अप्लाइंग दिस नॉलेज टू द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सो ये स्टडी हमें लोगों और ऑर्गेनाइजेशन के बीच के रिलेशनशिप के बारे में बताती है, चाहे वो ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन हो या फिर किसी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन हो। फिर इसके नीचे ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर गाइड्स द मैनेजमेंट रिगार्डिंग हाउ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल इन अफेक्टिव मैनर बाय गिविंग रेलेवेंट इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन फैक्टर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो गाइड करता है मैनेजमेंट को जो भी उनका गोल होता है वो अचीव करने के बारे में, कि वो कैसे अचीव होगा, और साथ साथ में ह्यूमन फैक्टर जो कि उसके वर्कफोर्स है या इंडिविजुअल है उनको भी सेम इम्पोर्टेंस देते हुए। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू फ्रेड लूथन्स, organizational behavior is the understanding, predicting and controlling human behavior at work। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट और कंट्रोल करना ह्यूमन बिहेवियर काम के समय। तो इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है फाउंडेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो यह भी टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता है। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ पीपल। भी इसमें कई कंसेप्ट आते हैं जो कि पीपल के साथ रिलेटेड है। फर्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हमने ये बात करनी है कि मैनेजमेंट कैन एनकरेज एम्प्लॉय इन बेटर वे बाय अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल पीपल आर डिफरेंट। मैनेजमेंट एनकरेज कर सकता है एम्प्लॉयज़ को अच्छे तरीके से अगर उनको ये समझ आ जाए कि हर कोई अलग है और हर किसी में एक यूनिकनेस है और डिफरेंट सेट ऑफ क्वालिटीज़ है। तो अगर इस तरीके से वो इनकरेज करेंगे तो एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगेगा। सेकंड पॉइंट है परसेप्शन। परसेप्शन में हम बताएंगे कि पीपल सी डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट वेज। वो डिफरेंट चीज़ें अपने तरीके से देखते हैं। परसीव करने का एक तरीका होता है। जैसे पीपल में हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स फॉर सम ऑब्जेक्ट्स। These viewpoints about the environmental objects are made clear by right perception। जैसे लोगों के पास अलग अलग व्यू पॉइंट होंगे अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे अगर कंपनी को कोई लॉस हो रहा है तो कोई कोई रोने लग पड़ेगा, अरे यार लॉस हो रहा है। वहीं अगर कोई और होगा वो बोलेगा कोई नहीं हम ऐसे टैकल कर लेंगे। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग परसेप्शंस बनाते हैं। फिर है मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़। Need of an employee motives him to perform well in organization। In some cases, motivation is also required to pursue excellence or to foster the work quality। ये तो हम सभी को पता है कि अगर मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज़ को तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। तो इसमें बस यही बात बताई गई। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है होल पर्सन। होल पर्सन में ये है कि जब भी मैनेजर किसी को हायर करता है तो वो उसको अकेले को हायर नहीं करता, वो हायर करता है उसकी नेचर, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस, उसकी बैकग्राउंड, हॉबीज़, इन सभी चीज़ों को। बट लेकिन वो जैसे घर से जुड़ा हुआ होता है तो मैनेजर ट्राई करता है कि जहाँ पर वो काम कर रहा है वो भी उसे घर जैसी फील दे ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। तो नेक्स्ट है कॉज्ड बिहेवियर। इसमें आएगा psychology teaches us that normal behavior has issues related to need of a person or as a consequence to certain action। The management can motivate employees in two ways। तो इसमें बताया गया है कि इंसान के बिहेवियर के साथ और उसके
नीड्स के साथ दोनों के कॉन्सिक्वेंस होते हैं अलग अलग, उनके सर्टेन एक्शंस होते हैं। तो मैनेजमेंट पहले तो उसे बता देता है कि आप अगर ये एक्शन करोगे तो ये आपकी नीड ऑफ फुलफिलमेंट पूरी कर देगा, जो भी वो चाहता होगा वो फुलफिलमेंट उसकी पूरी हो जाएगी। दूसरा, वो डराते भी है कि इससे अगर आप ये करोगे तो इससे अनडिज़ायरेबल एक्शन भी हो सकता है, मतलब कि जो आप नहीं चाहते हो वो एक्शन भी हो सकता है और वो आपको बहुत बुरी तरह से अफेक्ट भी कर सकता है। फिर आता है डिज़ायर फॉर इन्वॉल्वमेंट। एन एम्प्लॉय हु इज़ मीनिंगफुली इन्वॉल्व in the working of an organization feels good about him or herself. An employee who is meaningfully involved in the working of an organization, जो कि अपने काम में इन्वॉल्व होता है और उसको लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ है, तो उसको उसके बारे में अच्छा लगता है। तो मैनेजमेंट को उसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए अपने एम्प्लॉय को, जो कि उसकी ग्रोथ करे और ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ करे। तो अगला पॉइंट है ह्यूमन डिग्निटी। एवरी पर्सन डिज़ायर्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, देयरफॉर एम्प्लॉय शुड ऑल्सो बी रिस्पेक्टेड लाइक मैनेजर्स। तो ये तो बात होती है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो अच्छे से काम वैसा ही नहीं करेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा वहाँ काम करने के लिए, और हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ही चला जाए। तो सेकंड पॉइंट जो आता है वो है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सोशल सिस्टम। इसमें आएगा जस्ट लाइक अ सोशल सिस्टम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ इन ऑर्डर टू अचीव इट्स गोल्स। तो इसमें आता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय की एक्टिविटीज़ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है ताकि वो अपने गोल्स अचीव कर पाए। तो नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट। तो रिलेशन बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन इज symbiotic one. The organization goal can only be achieved through combined efforts of employee and employer. तो इसमें यह बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के रिलेशन जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल नहीं हो पाएंगे, इसलिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को मिलकर एफर्ट्स करने चाहिए। दिस रिजल्ट इन म्यूचुअल ग्रोथ ऑफ बोथ द एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एथिक्स। एथिकल कंडक्ट इज एसेंशियल टू ऑब्टेन द होल्ड वैल्यूएबल employees in the competitive world. Organizations must treat their employees in an ethical way in order to succeed. तो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि एथिक्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उनको रिस्पेक्ट एथिक्स में आ जाता है मॉरल वैल्यूज सभी की, कैसे बात करते हो आप, कैसे काम करवाते हो, ज़्यादा डांटते तो नहीं हो या रिस्पेक्ट से उसे बुलाते भी हो। तो ये इसमें ये पॉइंट आता है। तो अभी हम नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। तो ये भी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में आता है। इसमें है कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स टू ओबी। इसमें 8 डिसिप्लिन्स है जिसको हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी होता है जिसमें कि एक इंसान की बिहेवियर के बारे में पढ़ा जाता है इन स्पेसिफिक कंडीशंस, कि वो प्रेशर में कैसे काम करता है, अगर कंपनी लॉस में जाती है तो कैसा काम करता है। तो ऐसे अलग अलग कंडीशंस में उसके बारे में पढ़ा जाता है, यहाँ समझा जाता है। सेकंड आता है मेडिसिन। Medicine is an application of science which is considered with diagnosis and treatment of diseases so that health of individual can be improved. उसकी हेल्थ के लिए मेडिसिन्स रखी जाती हैं, जैसे कि किसी का मान लो सर दुख रहा है तो वो मेडिसिन होगी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर कोई और प्रॉब्लम है उसकी मेडिसिन होगी ताकि वो अपना काम इफ़ेक्टिवली कर पाए।
तो थर्ड पॉइंट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में देखते हैं कि कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस है किसी इंसान पर या फिर ग्रुप पर, और ये हेल्प करता है मैनेजर को समझने में कि ग्रुप का कम्युनिकेशन, कस्टम, पोजीशन, अथॉरिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह के होंगे, और उसे पता लगता है कि वो ग्रुप डिसीजन मेकिंग कैसे करे उस हिसाब से, जो कि सेम कल्चर का हुआ उसको सेम में रखना है या फिर अलग में रखना है। ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। सोशल साइकोलॉजी में बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप है लोगों का जिसमें उनको अलग अलग जॉब दी जाती है और वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी ह्यूमन के बिहेवियर को डेवलप करने में। तो सोशल साइकोलॉजी कॉम्बिनेशन होता है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का। इसने हेल्प किया है मैनेज करना चेंजेस, डिसीजन मेकिंग को, कम्युनिकेटिंग को, डेवलपिंग स्किल और सस्टेन सोशल नॉर्म्स। इससे काफ़ी चीज़ें हमको डेवलप करने में मिलती हैं या फिर डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है सोशल साइकोलॉजी से भी, कौन सा डिसीजन लेना है कौन सा नहीं, क्योंकि ये सीधा ही हेल्थ बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को डेवलप करता है। तो अगला पॉइंट है एंथ्रोपोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग कल्चर्स में और इन्वायरमेंट में, ताकि हम समझ सकें उन सभी का डिफरेंस क्या है उनमें। तो अब मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उनको हैंडल करना और कंट्रोल करना लोगों को, जो कि अलग अलग कल्चर से आए हैं, और उनको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में बताना और उनसे इफेक्टिवली काम लेना। अभी अगला पॉइंट है गवर्नमेंट। तो अगर आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है, 5 साल बाद नहीं बदलती, या मान लो कि 10 साल तक चलती है, और वो आपकी इंटरनेशनली ग्रोथ के लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आपकी गवर्नमेंट के पास कोई ऐसे रूल्स वगैरह हों जिससे कि उनके पास ऐसे रूल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सा डिसीजन ले। और एक स्टेबल गवर्नमेंट जो होती है वो नेशनल लेवल और नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल बिजनेस प्रमोट करती है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स लाती है, एक्सपेंशन करती है, एम्प्लॉयमेंट और देती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट जो होते हैं, जो गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन लगाते हैं उससे ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो ये भी ज़रूरी है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो अच्छी हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो कर पाएँ और हमारी कंट्री और इकोनॉमी भी साथ में ग्रो कर पाए। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग जॉब डिज़ाइन। ठीक है, इससे जॉब डिज़ाइन के बारे में हमको पता चलता है। इंजीनियरिंग जो होती है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो पिछले कुछ सालों में जब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे थे तो फ्रेडरिक टेलर जो हैं इन्होंने एक बेसिक इंजीनियरिंग आइडियाज़ को अप्लाइड किया था ह्यूमन बिहेवियर पर जब वो काम कर रहे थे, क्योंकि फ्रेडरिक जो हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और उन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट करा था ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को और एफिशिएंसी को इन वर्क बिहेवियर। जब वो काम कर रहे थे उनके बिहेवियर में काफ़ी इम्पैक्ट किया था इनकी जो भी इन्होंने लेकर आए थे, जो कि था पीस रेट सिस्टम। तो पीस रेट सिस्टम जो था इनका आइडिया, इंजीनियरिंग का ही आइडिया था एक, जो कि वो लेकर आए थे, वो काफ़ी ह्यूज इम्पैक्ट किया था उसने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में। तो अगला पॉइंट है इकोनॉमिक्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो होता है वो काफ़ी इफ़ेक्ट होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से। इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि